नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लाइव मिंट के अनुसार रिजर्व बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 2020 में बैंक धोखाधड़ी की रकम दोगुनी हो गई है। इस वित्तीय वर्ष में 1.85 ट्रिलियन यानी करीब 18 खरब 50 अरब रुपए की धोखाधड़ी होने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि रकम दोगुनी हो गई है, लेकिन धोखाधड़ी के मामले 28% ही बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ट्वीट्स को लेकर अवमानना के दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण की सजा के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रशांत भूषण ने अपने 2 ट्वीट्स में सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की थी, जिसके लिए अदालत ने 14 अगस्त को उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा है कि वो प्रशांत भूषण को माफ कर दें या चेतावनी देकर छोड़ भी सकते हैं। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कुछ पुराने जजों के बयान याद दिलाते हुए कहा कि पहले भी कई रिटायर्ड जज न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये बयान अदालत को अदालत में सुधार करने के लिए कह रहे हैं। बता दें, ये सुनवाई ट्वीट को लेकर हुए अवमानना मामले में हो रही है। अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि चेतावनी देने की बात ही कहाँ है, जब भूषण ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वहीं अटॉर्नी जनरल ने प्रशांत भूषण के बयानों को रिकॉर्ड से हटाकर केस बंद करने को कहा है। तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि जब भूषण कह रहे हैं कि यही उनका विश्वास है, तो उसको रिकॉर्ड से कैसे हटाया जा सकता है। वहीं जस्टिस गवई ने कहा है कि उनको 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने खेद जताने की जगह एक सप्लीमेंट्री हलफनामा दे दिया है। इससे पहले प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 अदालत की अवमानना मामले में सुनवाई हुई, जिसको टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब इस मामले में 10 सितंबर को सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा है। अब सीजीआई नई बेंच का गठन करेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वो रिटायर हो रहे हैं। अब अगली सुनवाई करने वाली उचित बेंच ये तय करेगी कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है या नहीं। कांग्रेस पार्टी में लिखी गई चिट्ठी का विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पत्र को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए भारत को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। ईमानदारी से सुझाव देने का मतलब पार्टी से मतभेद नहीं है। काश सभी साथियों ने इसे पढ़ा होता। उन्होंने कहा कि पत्र पार्टी के सर्वोत्तम हित के साथ लिखा गया था और देश में वर्तमान माहौल पर साझा चिंताओं को व्यक्त किया गया था। कांग्रेस में सुधारों की मांग करने वाले पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं में शामिल एम वीरप्पा मोइली ने मंगलवार को कहा है कि अगर हमने सोनिया गांधी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो हमें इसके लिए खेद है। वीरप्पा मोइली ने कहा, हम सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी में नई ऊर्जा फूंकने के लिए बदलाव जरूरी है। सोमवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है, ये किसी पद की बात नहीं है, बल्कि देश की बात है जो अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें, पार्टी में सुधार को लेकर 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी में कपिल सिब्बल भी शामिल थे। हालांकि कल 7 घंटे तक चली बैठक के बाद सोनिया गांधी को फिलहाल फिर से अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट के अनुसार इस हमले के पीछे पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय चरमपंथी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार या उसके किसी संस्थान का बाजाबता चार्जशीट में नाम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज सीबीआई ने मुंबई पुलिस के 2 कर्मचारियों से पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी किया। कहा जा रहा है कि सीबीआई अभी बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में तुर्की के राष्ट्रपति की बीवी से मिलने और चीनी उत्पादों का प्रमोशन करने के मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान पर निशाना साधते हुए तीखे सवाल पूछे गए हैं। पांचजन्य में ड्रैगन का प्यारा खान शीर्षक के लेख में आमिर खान पर निशाना साधा गया है। लेख में कहा गया है कि एक तरफ अक्षय कुमार, अजय देवगन, जॉन अब्राहम और कंगना रनौत सहित कुछ अन्य सितारे और फिल्मकार हैं, जिनके लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति से भरी फिल्में बनाना या उनमें अभिनय करना देश के प्रति अपनी निष्ठा जताने जैसा है। दूसरी तरफ आमिर खान जैसे अभिनेता हैं, जिन्हें भारत के दुश्मन के साथ दोस्ती बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं दिखता। पत्रिका के संपादक ने यह भी कहा है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि चीन में आखिर आमिर खान दूसरे फिल्म अभिनेताओं की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय क्यों हैं। कोरोना संकट के बीच बढ़ते तेल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब इस मसले पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। उत्तर प्रदेश के बलिया में पत्रकार की हत्या को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 19 जून श्री शुभमणि त्रिपाठी की हत्या, 20 जुलाई श्री विक्रम जोशी की हत्या, 24 अगस्त श्री रतन सिंह की हत्या, पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या, 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते एफआईआर। यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर ये रवैया निंदनीय है।
जलवायु परिवर्तन आंदोलनकारी ग्रेटा थुनबर्ग ने कोरोना महामारी के दौरान भारत में इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा यानी जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट नहीं करवाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि कोरोना महामारी और बाढ़ के वक्त ये परीक्षा करवाना छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी सोल में सभी स्कूलों और किंडरगार्टन को बंद करने का आदेश दिया है। करीब 200 स्टाफ और छात्र ग्रेटर सोल क्षेत्र में पिछले 2 हफ्तों में संक्रमित हुए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 36 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 8,13,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1 करोड़ 63 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,41,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,57,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 36,22,000 के पार हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,15,000 से अधिक हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।